बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। आपकी खिदमत में हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। हमारा मकसद जो होता है, आपको पता है कि वो हमारा आम जो पाकिस्तानी है उसकी फ़लाह बहबूद के लिए ये आवाज़ बन के ये प्लेटफॉर्म है। और ये प्लेटफॉर्म आपकी आवाज़ जो हल्के हैं, जो कि ताकतवर हैं, जो कि फ़ैसला साज हैं, जो कि मुल्क की पॉलिसी बनाते हैं, उन तक पहुंचाते हैं ताकि आपकी ना सिर्फ दादरसी हो बल्कि एक मदावा भी हो। तो जी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मुल्क में अभी जो जुलाई में टैक्सेस लगे हैं उनके ऊपर क्या सिचुएशन होने जा रही है। इंटरनेशनल जो हमारे हालात नज़र आ रहे हैं कि कल हमारी जो हुकूमत के लिए या हमारे मुल्क के लिए अमरीकी जो सदर हैं उन्होंने एक दरख्वास्त की है कांग्रेस में जी कि इनको $10 मिलियन की जो है वो इमदाद दे दी जाए। तो उस पे ऊपर बात हो रही है क्योंकि जी आगे ये अमेरिका के लिए है और चाइना को ये पीछे छोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना भागे भागे गए हैं $15 अरब के कर्ज़े रीशेड्यूल कराने कहाँ, चाइना में। तो ये एक टिट फॉर टैट की पॉलिसी है। उस वजह से हमारे जो मुआशी या मईशत के ऊपर ख़ुसूसन जो कि ज़रई सेक्टर से रिलेटेड है और सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड है उसके ऊपर इसके कोई अच्छे असरात नज़र नहीं आ रहे। आपको पता है कि बिजली की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है। हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कॉटन यानी कि टेक्सटाइल जो सेक्टर है उसकी और IPPs यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स की इस टाइम एक जंग चल रही है, लड़ाई शुरू हो गई है जिसमें क्योंकि उनका टैरिफ बढ़ गया है। और टैरिफ बढ़ने से क्या हुआ है कि टेक्सटाइल की कीमत जो सी है वो उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, जो मैं पहले बात कर रहा था। अब उन्होंने क्या किया है, उसको एक तो उन्होंने वो IPPs के ऊपर अटैक किया है, दूसरा अटैक जो हुआ है वो फार्मर पे आ रहा है। आपको पता है इंटरनेशनली 4 साल में कॉटन की कीमत इस टाइम सबसे नीचे चली गई है अब, और हमारी तैयार फसल अब खड़ी है। हमारी कॉटन की प्रोडक्शन जो 15 जुलाई को रिपोर्ट हुई है वो आधी है पिछले साल के मुकाबले में। जितना हमें डेटा मिला है तकरीबन को 8.5 लाख हमारी इसमें बेल्स आती थी 15 जुलाई तक, वो सिर्फ अब 4.5 लाख पे आ गई हैं। अब इसका मकसद क्या हुआ है कि कॉटन की प्रोडक्शन वो नहीं आई जो आनी चाहिए थी। और किसके पीछे छुपा जा रहा है, वो क्लाइमेट चेंज के पीछे छुपा जा रहा है। हमारे रेट्स जो हैं जो कि कम से कम 8,500 होने चाहिए, फार्मर को मिलने चाहिए, वो इस टाइम 7,200 से लेकर मैक्सिमम 7,600 के ऊपर है, यानी कि 8 का हिस्सा क्रॉस ही नहीं हुआ। फार्मर की उधर से प्रोडक्शन में मार पड़ रही है, इधर से जो है वो हमारी कि उसकी जो कीमत उसको मिलनी है उसमें कमी आ रही है। तो इस टाइम बेचारा किसान जो उनसे है वो मुश्किलात में घिरा हुआ है। और कुछ गलती मैं यहाँ पे हमारे फार्मर की भी कहूँगा। इस साल फार्मर ने क्या किया कि पिछले साल बड़ी अच्छी क्रॉप हुई थी, पिछले साल उन्होंने अपना बीज इस दफ़ा खुद रख लिया। अब बीज जो था आपको पता है कि एक तो पिछले साल का बीज जो था वो पड़ा फार्मर ने उसको उस तरह से सही तरह संभाल नहीं सका और इस साल इस्तेमाल किया, उस वजह से उसकी पैदावार कमी आई है। इसी तरह कंपनियों ने हुकूमती सतह के ऊपर कोई ऐसी सीड कंट्रोल इदारा नहीं है जो कि सीड कंपनी को कंट्रोल करे, उनका जो सीड का स्टोरेज का प्रोसेस है उसको चेक करे ठीक तरह से। उस वजह से क्या हुआ है कि हमारी जर्मिनेशन इस साल कम हुई है और प्रोडक्शन कम हुई है। तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये देखें कि वो गरीब को जब मार पड़ती है तो हर तरफ से पड़ती है। तो हुआ ये है कि हमारे क्योंकि हमने ख़र्चा बचाने के लिए क्योंकि हमने कहा था जी पेस्ट कंट्रोल करेंगे और उस चीज़ों को करेंगे। आपको पता है कि जो ट्रिपल जीन वैरायटीज़ होती हैं जो शुरू में लगती हैं, इनके बीज की उतनी रीयूजेबिलिटी नहीं है कि आप उसको अगले साल भी इस्तेमाल कर सकें। और सिंध में ख़ुसूसन ये हुआ कि मौजूदा जो मौसमी असरात थे, इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ थी उसके मुतालिक कोई इतना ज़्यादा हुकूमती सतह के ऊपर इतना किसानों के लिए कोई एक्सटेंशन जिसे कहते हैं या उनकी उस बारे में आगाही के प्रोग्राम नहीं हैं जिस वजह से उनकी कोई दादरसी हो सके। तो ये एक सिचुएशन बड़ी मुश्किल आई हुई है और इसके लिए मेरे ख्याल से हुकूमती सतह पर अब इंटरवेंशन चाहिए। कम से कम सपोर्ट प्राइस जो है वो 8,500 अगर है तो 8,500 किसान को मिलनी चाहिए। और यहाँ पे अब कम से कम हुकूमत अपना रोल प्ले कर सकती है और आगे लेके चल सकती है। क्यों? कि कॉटन
पाकिस्तान के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी और क्रॉप की इम्पोर्टेंस है, बल्कि सबसे ज़्यादा। कॉटन आपका एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, कॉटन पाकिस्तान के लिए डॉलर का लाइसेंस है, और कॉटन पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन के तौर पे मैं कहूँगा। तो हमें इस चीज़ को समझना भी है और आगे भी ले जाने के, वरना अगले साल फिर कॉटन से लोग और दूर हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से पिछले साल के रिजल्ट्स अच्छे आए थे और कॉटन की अच्छी पैदावार हुई थी, जिस वजह से हमें ये नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान को ये चावल के बाद ये दूसरी लाइफ लाइन के तौर पे हम इसे इस्तेमाल करेंगे एक्सपोर्ट्स के लिए। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर एक तो ऊपर से उसके ऑर्डर्स कम हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, बिजली बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है, हुकूमती गलत इक़दामात से। हाँ, अगर हम ये कर सकें कि वो मार्केट्स जहाँ पे कि कॉटन की मांग है, हम उनको अगर ऑन बोर्ड कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले भी बात की है, चाइना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बायर, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उस कॉटन को हमने अगर प्रोड्यूस करके उनके साथ कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके लेके चलते हैं, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। और इसमें फार्मर की जो है एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है ऑन बोर्डिंग में, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जी, वीट के रेट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने शुरू हो गए हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि अभी भी जो मिडल मैन है, आड़ती है, उसके वादे न्यारे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आम आटा जो मिल रहा है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ना बेकरी वालों ने कोई 5-5 रुपये अगर कीमत सस्ती की थी तो वो अब वापस लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ वो मिडल मैन जो थे वो अब जो आटा बेच रहे हैं या आटे को सप्लाईज दे रहे हैं। कल मैंने कुछ रेट्स लिए हैं, सिंध के रेट्स 2700-2800 पे हैं। मियाँ वाली से मैंने पूछा पंजाब में, वहाँ पे भी कोई तकरीबन 70 रुपये किलो से के आसपास, मैक्सिमम 75 रुपये किलो तक गया, यानी कि 3000 रुपये तक। तो अब अगर हम देखें कि ये रेट 3200-3300 पे जा रहे हैं और जो पहले सिचुएशन थी उससे अब इसकी रिकवरी शुरू हो गई है, तो अगर अभी भी फार्मर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। फार्मर को उसकी हक मिलना चाहिए। उसने अब स्टोर भी किया, उसने अपने पैसे भी लिए, मतलब होल्ड किए थे अपने, उसको मेरे ख्याल से वक्त पे दे देनी चाहिए जो उसकी मेहनत का सिला है। तो इस पे मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट है कि करके चलें आगे जी। अब आते हैं ये मौसमी मकई की जो है काश्त। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वियतनाम से हमें बड़े सीरियस इसके ऊपर कंसर्न्स आए हैं। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट, इसके पैसे जो उनसे हैं वो कम हैं। अब ये जो फसल आ रही है इसमें अच्छे बीज की दस्तयाबी, ये इम्पॉर्टेंट है। उसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, उसमें मैं किसी ब्रांड को यहाँ प्रमोट करने नहीं बैठा, मैं सिर्फ ये करने बैठा हूँ कि आप अच्छे तरीके से अगर काश्त करें, आप अगर उस किसानों के तौर पे उसकी निगहदाश्त करें, अगर आप उसके अंदर कुछ थोड़ा सा कॉर्पोरेट फार्मिंग के साथ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उससे ये है कि आपको बेहतर प्राइस मिलेगी, क्योंकि ये जो आ रही है इसकी मैं आप पहले बता दूं कि दुनिया में कॉर्न की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, सोयाबीन कॉर्न नीचे है, डाउन है। उस वजह से क्या होगा कि क्योंकि इसकी प्राइस कम है, उस वजह से और ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर आएगा। अगर आपकी प्रोडक्शन ना हुई तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम, उसको आप कह लें कि मुनाफा अगर होना चाहिए लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। उसको देखते हुए आपसे दरख्वास्त ये है कि आप अच्छा बीज, अच्छी उसकी निगहदाश्त, क्योंकि इसके ऊपर आपको पता है कि फाल आर्मी वॉर्म और इस किस्म के जो पेस्ट कंट्रोल की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इसमें ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ इसके ऊपर मेहनत भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको जो लगा रहे हैं लोग, उनको हम अपने किसान मददगार से प्लेटफॉर्म से एडवाइजरी भी दे रहे हैं ताकि उनको वो उनकी जो मालूमात भी मिलें और कैसे आप इसको बेच सकते हैं। अभी मेरी पिछले इसी दौरान चाइना में कुछ लोगों से बात हुई है। मैंने कुछ सैंपल्स जो उनसे थे वो भिजवाए हैं, सैंपल्स आपको दिखा भी देंगे, अभी भेजे हैं चाइना हमें ये कहता है जी कि आपकी जो कॉर्न की प्रोडक्शन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, वो हमारे जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं फीड की वो पूरी नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका से करते थे। अमेरिका वो उनके साथ मैंने पिछले भी कहा कि मसले मसाइल उनके आ रहे हैं, उन्हें अब नई प्रोडक्शन चाहिए। उनके साथ हमारी बात चल रही है कि उनको हम उनकी मर्ज़ी की कॉर्न प्रोडक्शन करवा के देते हैं जिसको कि वो डायरेक्ट बाय कर लें। तो ऐसे प्रोग्राम भी शुरू हो रहे हैं जिसमें कि हम आपकी मदद भी करते रहें। प्लस गुजारिश ये है कि इस फसल पे जो लोग मकई लगा रहे हैं, क्योंकि लगाना है, उन्होंने मजबूरी है उन लोगों की,
उन लोगों को ना सिर्फ अच्छा बीज दस्तियाब हो, आप हमसे ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पूरे सीज़न में जो प्रोडक्शन के लिए मालूमात चाहिए, जो उसकी बेहतर जो निगहदाश्त के लिए फसल की, प्लस उसको अच्छे दामों बेचने के लिए, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो आप समझते हैं कि दूसरों को पहुंचानी है, वो भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम आपको आगे इस बारे में आपका पैगाम आगे पहुंचा सकें। आखिर में जी बात होती है, हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर का। रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर दुनिया भर में इसका अमल दखल हो रहा है। हर बड़ी कंपनी अब रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही है। आप नाम ले लें, बायर का ले लें, कॉर्टेवा का ले लें, पायनियर जिसे हम कहते हैं वो ले लें, सिंजेंटा का ले लें, तमाम जो हैं वो बायोलॉजिकल्स के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि वो नबातात जो कि इस्तेमाल हो सकें दूसरी नबातात को मदद देने के लिए, उनको इस्तेमाल करके अगर हम पेस्ट कंट्रोल करें। तो इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल, आज सुबह मेरी बात हुई, एक फार्मर हैं, खातून हैं, ज़बरदस्त काम कर रही हैं सिंध में, उनके साथ बात हुई। तो वो इसके साथ साथ जो डिजिटल एग्रीकल्चर है उसके ऊपर बहुत उनकी गिरफ्त है। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि पिछले साल उन्होंने डेटा को यूज़ करने से और ठीक इस्तेमाल करने से और रीजेनरेटिव को सपोर्ट करने से, उन्होंने ये मुझे बताया कि उन्होंने 4 तरीके से फसल काश्त की थी गंदम की चावल के बाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ रहा है। उन्होंने अपना जो तजर्बा था या जो अपना एक्सपीरियंस था वो हमारे साथ ये बताया कि 4 तरीके क्या है। एक तो नॉर्मल छट्टा होता है, एक ये होता है कि आप सुपर सीडर से उसको लगा दें, उसकी शर्ब्स निकाल के, उसका जो स्टबल है वो निकाल के, या खड़ी। एक तरीका ये होता है कि हम उसको ज़मीन को टच ना करें, उसे हम नो टिलेज कहते हैं, और खड़ी चावल की फसल के अंदर बीज डाल दिया जाए, एक वो तरीका था। और एक तरीका ये था कि वो सुपर सीडर से उसको उन्होंने कर दिया, जिसे मैंने बताया कि बेड बना के और वो कर दिया। तो सबसे बेहतर जो रिज़ल्ट किस में आए, ये डेटा के थ्रू उन्होंने मुझे साथ शेयर किया है। उन्होंने मुझे ये बताया कि सबसे अच्छा रिज़ल्ट ये आया था कि उन्होंने जब खड़ी फसल में ज़मीन को छेड़े बगैर जब लड़काना में उन्होंने गंदम लगाई, तो सबसे अच्छा जो फसल थी वो उस सूरत में आई जब आपने खड़ी फसल के अंदर जो बिजाई थी वो कर दी। तो ये खूबसूरती है रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर की, ये जिसको कि हम प्रमोट कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने कॉन्केव एग्री के साथ अपने आप को रजिस्टर भी किया है, और बहुत सारे लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त इसका आया और दुनिया भर से आया है। मुझे बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया से, अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहाँ से लोगों ने अपने आप को, नेपाल से इसके अंदर रजिस्टर किया है। और हम आपके एक्सपीरियंसेस, मकसद क्या है इसका रीजेनरेटिव का। मैं फॉर एग्जांपल एक चाइनीज़ आपके साथ स्टोरी शेयर करता हूँ। हमारी बड़ी अच्छी वहाँ के चाइना की हैं फार्मर हैं, उनके साथ जब हमारी बात होती है तो उन्होंने एक, मैं अभी आपको ये पिक्चर्स भी नज़र आ जाएंगी, और उन्होंने ये कहा कि बड़ा ज़बरदस्त उनका ये तजर्बा था। उन्होंने शेयर किया कि अगर हम एक फार्मर की, उन्होंने कहानी लिखी, और जो कि उन्होंने कहा कि उसने एक छोटा सा फार्म था उसका, उसने कहा जी कि एक फार्मर ने मेरे साथ तस्वीरें भेजी हैं अपनी मेज़ की फसल की, कॉर्न की, जिसने कि वीड्स को रिमूव किए बगैर अपनी फसल को चलने दिया। और उसके मुकाबले में उसके साथ वाले फार्म पे, जिसमें कि उसने कोई पेस्टिसाइड, वीडीसाइड यूज़ करके उन वीड्स को रिमूव किया, और उसने ये कहा कि मैंने जो अपनी छोड़ दी थी उससे उन्होंने कहा कि फ्री ऑर्गेनिक मैटर सॉइल को मिले, यानी कि ज़मीन को ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो, बायोडाइवर्सिटी हो उन हैबिटेट्स के लिए जो कि ज़मीन के ऊपर भी हैं और ज़मीन के नीचे भी हैं, ताकि वो इसको सपोर्ट कर सकें हमारे सिस्टम को। इसके बाद उसने कहा कि वहाँ पे जो उसने जब फसल बड़ी हो गई थोड़ी, तो उसने, क्योंकि शुरू में ख़तरा होता है कि वो मीठी होती है, आपको पता है, तो उसने अपनी बतखें छोड़ दी जिन्होंने कि उन वीड्स को फिर खा लिया। तो बड़े ही तरीके, और उसकी फसल उस फार्मर्स के मुकाबले में बहुत बेहतर आई जिसने कि वीडीसाइड इस्तेमाल की थी। तो ये एक्सपीरियंस और इसकी फसल की तस्वीर आपको ये नज़र आ रही हैं। तो ये मैं आपको, ये चाइना की स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
और इसमें ज़रा थोड़ा एहतियात भी होती है। बाद में आप लोग कुछ कहेंगे, जैसे उसमें भी कहा कि जी इसके ऊपर जो उनसे अगर बतखें छोड़ी हैं तो बतखें तो फसल ख़राब कर देंगी, बिल्कुल ख़राब कर देती हैं। उनको छोड़ने का एक वक्त है, उस जब वो फसल हो जाए, क्योंकि उसका टांडा वगैरह मजबूत हो जाता है जब आप उसको रीजनरेटिव पे करते हैं। तो इसी तरह उसने मिसाल दी थी कि जब उसकी इसी फार्मर की जब हमने एक एक्सपीरियंस था कि फसल जब वहाँ पे सैलाब आया तो सैलाब के बाद क्या हुआ कि जो सैलाब के असरात थे वो फसल जो रीजनरेटिव पे थी वो खड़ी रही, वो ज़्यादा उसकी रिकवरी बेहतर हुई, बजाय इसके कि वो फसल जिस पे कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल एग्रीकल्चर यूज़ किया गया था उससे वो क्या हो गया कि वो बह गई। तो ये फ़ायदे आपको रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के हैं और मुझे बहुत ही खुशी है कि हम इस तरफ जा रहे हैं और आपके साथ मिलके आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो तजर्बात हैं, आपकी जो कामयाबी की कहानियां हैं वो हम आप बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारा मकसद है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देना, फीमेल फार्मर्स को लेके आना और इसके साथ साथ एक पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस दुनिया को महफूज बनाना अपने आने वाली नस्लों के लिए। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इंशाअल्लाह आपका और हमारा ताल्लुक़ कायम रहेगा। आप हमारे जो किसान मददगार के जो हेल्पलाइन है, इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कॉन्क्लेव एग्री के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे अपनी तजावीज़ हमसे राब्ते में रहिए। आपकी आवाज़ बनकर हम अपना काम करते रहेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।